अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं समा, मैं हूं रमीज। मैं हूं महक असलाम। बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले बात करेंगे उस JIT का जिसका शिद्दत से इंतजार किया जा रहा था। सिंध हुकूमत ने उज़ैर बलोच की JIT अपनी वेबसाइट पर जारी कर दी है। उज़ैर बलोच की JIT में PP रहनुमा या पार्टी की आला क़यादत का नाम शामिल नहीं है। बल्दिया फैक्ट्री केस की JIT भी महकमा दाखिला की वेबसाइट पर जारी की गई है, जिसके बाद वेबसाइट में खराबी पैदा हो गई। मज़ीद जान लेते हैं समा के नुमाइंदे संजय साधवानी से। संजय, तो इस वक्त सूरत हाल ये है कि तीनों JITs वैसे तो महकमा दाखिला ने जारी कर दी गई, लेकिन वो डाउनलोड नहीं हो रही। क्या सूरत हाल है इस वक्त? जी बिल्कुल, महकमा दाखिला सिंध की जानिब से तीनों JITs वेबसाइट पर अपडेट कर दी गई थी, मगर उनके बाद वेबसाइट का सर्वर बैठ गया और तीनों वेबसाइट जो है वो अब डाउनलोड नहीं हो रही। वेबसाइट जो है वो खुल भी नहीं रही हैं। उज़ैर बलोच के हवाले से जो JIT वेबसाइट पर लगाई गई है वो JIT इससे कुछ रोज पहले समा समेत ने नशर भी की थी। इसके अलावा सानिया बल्दिया की जो रिपोर्ट है वो भी मुख्तलिफ ज़राए से इससे पहले मंजर-ए-आम पर आई थी और समा ने वो भी JIT नशर कर दी थी। उज़ैर बलोच की जो JIT महकमा दाखिला की वेबसाइट पर लगाई गई है उसमें साबिक सदर आसिफ अली जरदारी या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत या किसी रहनुमा से उज़ैर बलोच का ताल्लुक जो है वो ज़ाहिर नहीं किया गया है। और इस JIT क्योंकि उससे पहले उज़ैर बलोच की मार्केट में 2 JIT चल रही थी। एक वो JIT जो दस्तखतशुदा थी, 27 पेजेस पर मुश्तमिल वो JIT थी जो इससे पहले मंजर-ए-आम पर आई थी, और दूसरी JIT जो 40 पेज पर मुश्तमिल थी। एक JIT में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का जिक्र था, मगर जो महकमा दाखिला की वेबसाइट पर JIT पब्लिक की गई है उनमें साबिक सदर से का किसी भी किस्म का उज़ैर बलोच से कोई राब्ता नहीं है, ना ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत से किसी का राब्ता है। बिल्कुल संजय, जिस तरह आप हमें बता भी रहे हैं कि जो पहले 2 JIT सामने आई उसमें एक 27 सफ़ात पर थी, एक 40 सफ़ात पर थी। ये जो इस वक्त अब सामने आई है, इनके सफ़ात कितने और क्या इनके कॉन्टेंट्स काफ़ी मुख्तलिफ हैं जितनी भी अभी तक JIT सामने आई उसके मुकाबले में? रमीज, एक JIT जो आज लगाई गई है वेबसाइट पे वो 27 सफ़ात पर मुश्तमिल है। ये वो JIT है जो गुज़िश्ता 2 रोज़ कबल हमने नशर की थी। ये JIT और जो अली ज़ैदी JIT कौमी असम्बली में दिखा रहे थे, जिसमें वो साबिक सदर का जिक्र दिखा रहे थे और कह रहे थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आला क़यादत की वहाँ पर उज़ैर बलोच ने कत्ल किए, वो JIT जो है वो पब्लिक नहीं की गई और ना ही जो JIT पब्लिक की गई है उसमें इस किस्म का कोई जिक्र है। तो जो 27 सफ़ात पर मुश्तमिल JIT है वो महकमा दाखिला ने जारी की है और वो JIT को जो है वो दुरुस्त माना जाएगा। सिंध हुकूमत का कहना है कि इसमें कोई टेम्परिंग नहीं की गई है। जो JIT मुख्तलिफ अदालतों में जमा कराई गई है, इस JIT की तमाम इदारों ने मिलकर तहकीकात करके ये ज्वाइंट इंट्रोगेशन रिपोर्ट तैयार की है जो है वो वेबसाइट पर लगाई गई है। अदालत की जानिब से इससे पहले हुक्म दिया गया था कि ये JIT रिपोर्ट मंजर-ए-आम पर लाई जाए और पब्लिक की जाए, मगर सिंध हुकूमत ये पब्लिक नहीं कर रही थी। और गुज़िश्ता कुछ रोज कबल जब अली ज़ैदी ने कौमी असम्बली में पीपल्स पार्टी की आला क़यादत पर इल्ज़ाम लगाए, जिसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और ऐलान किया गया था कि पीर के रोज ये JIT पब्लिक कर दी जाएंगी। तो ये JIT बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये हमने देखा था कि जब मुर्तज़ा वहाब ने गुफ्तगू की थी, जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उन्होंने पीर का कहा था और अब ये JIT वेबसाइट पर भेजी गई, लगाई गई, लेकिन उसके बाद सर्वर डाउन हो गया। संजय साथ रहेगा। वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी का सब्र जवाब देने लगा है। ट्वीट पैगाम में वो लिख रहे हैं कि वो सिंध हुकूमत की जानिब से तीनों JITs के पब्लिक करने का अब तक इंतजार कर रहे हैं, लेकिन महकमा दाखिला सिंध की वेबसाइट का लिंक डाउन हो गया है। समाजी राबते की वेबसाइट ट्विटर का इस्तेमाल करते हुए वफाकी वज़ीर बराए बहरी उमूर अली ज़ैदी ये लिख रहे हैं कि वो अभी तक उन JITs का इंतजार कर रहे हैं जिसका सिंध हुकूमत ने कहा था कि उन्हें पब्लिक किया जाएगा, लेकिन अब जो वेबसाइट है सिंध हुकूमत की उसका लिंक डाउन हो चुका है। याद रहे कि अली ज़ैदी ने असम्बली के फ्लोर पर खड़े होकर कहा था कि उनके हाथ में जो JIT है उस JIT में पीपल्स पार्टी की आला क़यादत के नाम शामिल है। इसी पर बात करेंगे ब्यूरो चीफ कराची फैसल शकील हमें ज्वाइन कर चुके हैं। फैसल, इससे पहले भी जब हम गुफ्तगू कर रहे थे तो यही गुफ्तगू थी कि पहले 2 जो JITs आई थी और अब जो JIT आ रही है लग नहीं रहा कुछ डिफरेंस होगा, क्योंकि जितने एतमाद से पीपल्स पार्टी ने कहा था कि हम ये JIT मंजर-ए-आम पर लाएंगे, वो यही बता रहा था कि कुछ दाल में काला है या मुकम्मल दाल काली है। आप बताएगा कि अभी की JIT और पुरानी पहले की 2 JITs में कोई डिफरेंस, कोई फ़र्क आपको नज़र आया?
जी बिल्कुल, मैंने अभी जो है वो महकमा दाखिला की जानिब से जारी होने वाली JIT उज़ैर बलोच की JIT देखी। वो JIT वही है जो कि मार्केट में आई थी और हमने जो है वो ये शाया कर चुके थे और बता चुके थे कि उज़ैर बलोच की JIT में जो है वो पीपल्स पार्टी की क़यादत का नाम नहीं है और इस JIT में भी जो है वो जो महकमा दाखिला की जानिब से वेबसाइट पर लगाई गई है उसमें भी जो है पीपल्स पार्टी की क़यादत का नाम नहीं है। लेकिन उज़ैर बलोच ने अदालत में अपना जो 164 का बयान दिया था उसमें जो है वो ये एतराफ़ किया था कि उनके जो है वो मरासिम थे, आसिफ अली जरदारी थे, फरियाल तारपुर थे और उनकी ही अहकामात पर जो है उनके खिलाफ मुकदमात ख़त्म किए गए और उनकी हेड मनी हटाई गई। तो ये तो बताऊं मैं उज़ैर बलोच की JIT का। इसके अलावा बल्दिया टाउन की जो JIT थी वो गुज़िश्ता रोज़ भी हमने दी थी, वो सेम JIT है जिसमें बताया गया था कि MQM की जानिब से जो है वो भत्ता ना देने पर ये जलाई गई, जिसमें भोला पकड़ा गया और इसके साथ ही जुबैर चरिया पकड़ा गया। सेम JIT है, इसमें कोई फर्क नहीं है। अब तीसरी JIT जो है वो वेबसाइट से इनकी खुल नहीं रही है। वेबसाइट जो है वो पहले तो ये चल नहीं रही थी, अब वेबसाइट चली है तो JIT जो है वो गायब हो गई है। तो अभी कोई टेक्निकल फॉल्ट आया है जो महकमा दाखिला की वेबसाइट है उस पर, तो असल JIT में वही पता चलेगा क्योंकि जो निसार मोराई की। ठीक, अच्छा फैसल, आप जिस तरह से बता रहे हैं कि 2 JITs ना, तो JITs के जो मेंबर लगाए गए थे वो सिंध हुकूमत की तरफ से लगाए गए थे। जो टेम्परिंग हुई है, अगर हम ये कह लें कि जो असम्बली के फ्लोर पे अली जैदी के हाथ में कागजात थे और जो ये JIT है जो आप कह रहे हैं कि मार्केट में भी है, तो ये टेम्परिंग इसीलिए हुई है क्योंकि अपने बंदे लगे हुए थे? जी बिल्कुल हो सकता है, इसलिए कि निसार मोराई की JIT में जो थे वो SSP राव अनवार थे और राव अनवार के बारे में सभी जानते हैं कि वो किनके बच्चे हैं, तो यकीनन कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। अब ये तमाम चीज़ें सामने आती रहेंगी, पता चलता रहेगा। लेकिन अब ये निसार मोराई की JIT जो महकमा दाखिला सिंध की जानिब से जारी हुई है उसमें देखना है कि उसमें जरदारी साहब का नाम है, फरियाल तालपुर साहिबा का नाम है या नहीं, क्योंकि जो मार्केट में JIT आई थी और जो फ्लोर पे दिखाई गई थी उसमें जो है वो नाम था। जी अच्छा, एक और चीज़ ज़रा फैसल मेरी रहनुमाई कर दीजिएगा। जो उज़ैर बलोच का ये जो JIT है जो असम्बली के फ्लोर पे अली जैदी के हाथ में थी, वो ये भी कहा जा रहा था कि ये तो बयान हल्फी है, ये JIT नहीं है। ज़रा इसमें ज़रा डिफरेंस जो था वो क्या था, क्योंकि ये भी एक चीज़ मेरे जहन में आ रही थी कि अगर ये बयान हल्फी था तो JIT का हिस्सा कैसे बन गया? जी बिल्कुल, बयान हल्फी 164 का बयान होता है जो कि जुडिशल मजिस्ट्रेट के जी, जो 2016 वाला था। JIT में जो है वो अलग JIT रिपोर्ट होती है। JIT रिपोर्ट जो है वो कानून नाफुज करने वाले इदारे, पुलिस और दीगर इदारे के मेम्बरान जो होते हैं, जिसमें ISI, MI, IB और रेंजर्स के अफसरान शामिल होते हैं, ये बनाते हैं JIT रिपोर्ट। जबकि मुल्जिम जो अदालत में पेश किया गया था जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने, उसने उज़ैर बलोच ने 164 का बयान हल्फी दिया था। उसमें उसने एतराफ़ किया था कि मेरे आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर साहिबा से ताल्लुकात है। तहरीरी तौर पर उज़ैर बलोच बिल्कुल फैसला में देखा कि कौमी असम्बली का फ्लोर हो या मुख्तलिफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हो, इस मामले पर काफ़ी सियासी बहस भी होती रही। संजय साधवानी भी हमारे साथ मौजूद हैं। संजय, जिस तरह आप पहले बता भी रहे थे कि जो कॉन्टेंट्स हैं JITs के वो बिल्कुल मुताबिकत रखते हैं जो मार्केट में JIT आई और साथ साथ जो आज वेबसाइट पर लगाई गई, किसके मौक़िफ़ की फतह, किसके मौक़िफ़ की शिकस्त, यकीनी तौर पर यह भी अहम सवाल होगा। देखिए रमेश, जो तीसरी JIT है वो इंतहाई अहम है। निसार मोराई की वो JIT है और 18 सफ़ात पर वो JIT मुश्तमिल है। एक JIT जो मार्केट में है मगर उस पर दस्तखत नहीं है, वो JIT पीपल्स पार्टी के करीबी समझने वाले SSP राव अनवार ने जो है इंट्रोगेशन टीम के वो सरबराह थे, जिसमें तमाम इदारे के अफसरान शामिल थे। जो इंक्वायरी की गई थी उसमें जो इस वक्त मार्केट में जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक साबिक सदर के कहने पर बिल्कुल संजय, लेकिन फिर सवाल ये भी है ना कि सिंध हुकूमत की जानिब से अवार्ड भी तो मिले थे उज़ैर बलोच को, फिर वो ताल्लुक कहाँ गया? बेहद शुक्रिया। संजय साधवानी थे, फैसल शकील हमारे साथ मौजूद थे। और अभी आपको बराह रास्त ले चलते हैं। चेयरमैन CPAC कासिम सलीम बाजवा इस वक्त तकरीब से खिताब कर रहे हैं। तकरीब जारी है, वज़ीर आज़म इमरान खान भी इस तकरीब में मौजूद हैं और मनाजिर हम आपको दिखा रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान इस तकरीब में मौजूद है। इंतहाई अहम तकरीब जिससे पहले
एक और CPEC के चेयरमैन आसिम सलीम बाजवा तकरीब से खिताब कर रहे थे। मुआहिदा तय पा गया है और इस मुआहिदे से कबल आसिम सलीम बाजवा जो के थे वो तकरीब से खिताब कर रहे थे। उनका कहना था कि यह एक अहम संग मील है जिससे पाकिस्तान में माली वसाइल, पाकिस्तानी मईशत और नौकरियों के ज़राए जो हैं वो पैदा होंगे। आपको बताएं कि कोहाला हाइड्रो प्रोजेक्ट की तकरीब और इस तकरीब से वज़ीर आज़म इमरान खान जो हैं वो भी खिताब करेंगे और अब से कुछ देर पहले आसिम सलीम बाजवा खिताब कर रहे थे। दस्तखत किए गए हैं, याददाश्त पर मुआहिदे जो हैं वो तय पा गए हैं। एक अहम संग मील उबूर हो रहा है आसिम सलीम बाजवा की ज़ेरे क़यादत और चेयरमैन CPEC हैं और इस वक्त आप मनासिर बराह रास्त देख सकते हैं। कोहाला हाइड्रो प्रोजेक्ट मुआहिदे की तकरीब है जिसके MOUs पर दस्तखत किए जा चुके हैं। इंतहाई अहम तकरीब जिससे चेयरमैन CPEC आसिम सलीम बाजवा भी खिताब करेंगे और साथ ही साथ मुमकिन तौर पर वज़ीर आज़म इमरान खान भी इस तकरीब से खिताब करेंगे। चेयरमैन CPEC आसिम सलीम बाजवा अपना खिताब मुकम्मल कर चुके हैं। कोहाला हाइड्रो प्रोजेक्ट की तकरीब से खिताब वो कर रहे थे। साथ ही साथ आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से भी इस अहम तकरीब से खिताब मुतवक्के है। तो CPEC पाकिस्तान का गेम चेंजर जिसके हवाले से हमने देखा कि तेज़ी से काम जारी है और ऐसे में चेयरमैन CPEC आसिम सलीम बाजवा जो कि अब से कुछ देर पहले खिताब कर रहे थे कोहाला हाइड्रो प्रोजेक्ट की तकरीब से MOUs भी मुख्तलिफ यहाँ पर उसकी यादाश्तों पर दस्तखत किए जा चुके हैं। बिल्कुल, और इसके साथ ही साथ जो है जिन MOUs पर दस्तखत किए गए हैं यकीनन आने वाले वक्त में पाकिस्तानी मईशत के लिए, पाकिस्तान के माली वसाइल के लिए बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित होने वाला है। CPEC जब शुरू हुआ तो तभी इसके बारे में ये राय कायम कर दी गई थी कि ये पाकिस्तानी मईशत को एक बहुत बड़ा गेम चेंज देगा, एक बहुत बड़ी जो है पाकिस्तानी मईशत के लिए ब्रेक थ्रू होगा। और अभी के जो हम आपको मनाजिर दिखा रहे हैं, मनाजिर हैं कोहाला हाइड्रो प्रोजेक्ट की तकरीब मुनक्किद की गई जिससे चेयरमैन CPEC आसिम सलीम बाजवा खिताब कर रहे थे और अब से कुछ देर बाद मुमकिना तौर पर ये कहा जा रहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान भी खिताब करेंगे। याददाश्त पर दस्तखत किए गए, MOU पर दस्तखत किए गए और एक अहम ये संग मील है जो कि उबूर किया जा रहा है आसिम सलीम बाजवा की ज़ेरे क़यादत। आपको मनासिर दिखा रहे हैं। कोहाला हाइड्रो प्रोजेक्ट की तकरीब मुनक्किद की गई और इस तकरीब से आसिम सलीम बाजवा खिताब कर रहे थे और उन्होंने यही कहा कि ये जो संग मील है पाकिस्तानी मईशत के लिए, पाकिस्तान में नौकरियों के वसाइल पैदा करने के लिए और पाकिस्तान के माली इदारों के लिए इंतहाई बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू साबित होने वाला है और यकीनन आने वाले वक्त में ये एक बेहतरीन संग मील होगा। अभी वज़ीर आज़म इमरान खान डाइस पर आ गए हैं और अब वो खिताब करेंगे। दरियाई जेहलम पर ये प्रोजेक्ट वज़ीर आज़म इमरान खान इस वक्त मौजूद हैं और वज़ीर आज़म इमरान खान इस वक्त मौजूद हैं। अब से कुछ देर बाद वो खिताब करेंगे इस अहम तकरीब से जो कि आज सजाई गई है। कोहाला हाइड्रो प्रोजेक्ट की तकरीब है, एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है ये और यकीनन पाकिस्तान जिन मसाइल में घिरा हुआ है, उम्मीद ये की जा रही है कि ये वो प्रोजेक्ट है जो कि पाकिस्तान को किसी हद तक रिलीफ फराहम कर सकता है। एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू, एक बहुत बड़ा गेम चेंजर। चेयरमैन CPEC आसिम सलीम बाजवा की ज़ेर क़यादत पाकिस्तान तरक्की की जो मनाजिल तय कर रहा है उन्हीं मनाजिल में से एक ये गेम चेंजर है, एक कड़ी है कोहाला हाइड्रो प्रोजेक्ट की जिसके MOU पर साइन किए गए, याददाश्त पर दस्तखत किए गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं आज बड़ी खुशी से खराज तहसीन पेश करता हूँ अपनी एनर्जी मिनिस्ट्री की और आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट को और जिसमें पंजाब गवर्नमेंट भी शामिल है। ये जो प्रोजेक्ट आज़ाद पटन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और CPEC के नीचे है ये, तो ये हमें खुशी इसलिए है, बड़ी वजूहात हैं खुशी की। सबसे पहले ये कि ये CPEC का प्रोजेक्ट है और CPEC इंशाअल्लाह वक्त साबित करेगा कि वो एक ऐसा पाकिस्तान का और चाइना का एक ऐसा मुआहिदा है और ऐसी एक कोऑपरेशन और फ्यूचर के अंदर एक ऐसी उम्मीद है कि जो इंशाअल्लाह हमारे मुल्क को बहुत ऊपर लेके जाएगा। हमें बहुत उम्मीद है चाइना के साथ। चाइना की तरक्की जिस तरह हुई उससे पाकिस्तान बहुत सीख सकता है। मगरिब की तरक्की बिल्कुल मुख्तलिफ उसकी जो एक्सपीरियंस है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। जो हमारे लिए ज़रूरी जो हम सीख सकते हैं वो जिस तरह चाइना पिछले 30 साल में तरक्की की है।
तो एक तो हम उनसे सीख सकते हैं, दूसरा चाइना इमर्जिंग इकोनॉमिक पावर बल्कि दुनिया में सबसे तेज़ी से बढ़ रही है, तो हम उससे भी बहुत इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में हमें इंशाअल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। और पाकिस्तानियों के लिए बहुत उम्मीद है कि ये जो हमारा CPEC का प्रोजेक्ट अब और फेजेस में जा रहा है, पहले तो एक उसका सिर्फ कनेक्टिविटी थी, अब इसकी मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स हैं जो इंशाल्लाह हमारे मुल्क को बहुत फ़ायदा पहुँचाएगा। तो सबसे पहले तो मुझे खुशी ये है कि CPEC के नीचे है। दूसरी चीज़ कि ये एक कर्ज़ा लेके हम पावर प्रोजेक्ट नहीं बना रहे, ये एक इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान में। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि असल में तो मुल्क की ज़रूरत इन्वेस्टमेंट है। कर्ज़े हमें पता है, हमने कर्ज़े लेके पावर प्रोजेक्ट्स बनाए हैं और उनका बड़ी भारी कीमत देनी पड़ती है मुल्क को। तो ये एक इन्वेस्टमेंट आई है और आई इससे इंशाअल्लाह यानी बोझ नहीं पड़ेगा बल्कि मुल्क को फ़ायदा है इन्वेस्टमेंट का। और जो तीसरी चीज़ की है कि ये है हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। बदकिस्मती से पाकिस्तान जो बड़ी सस्ती बिजली के ऊपर बड़ी कई 30-40 साल तक पाकिस्तान आगे बढ़ रहा था, जैसे जैसे हमने इंपोर्ट करके बाहर से फ्यूल मंगवा के और पावर स्टेशन सेटअप किए हैं इंपोर्टेड फ्यूल के ऊपर, तब से हमारी इंडस्ट्री को भी नुकसान हुआ। हम मुकाबला ना कर सके अपने हमसाए मुल्क, जिधर उनकी एनर्जी का कॉस्ट नीचे जाना शुरू हो गया और हमारा ऊपर जाना शुरू हो गया। जैसे हमारा रुपए के ऊपर प्रेशर पड़ता था, रुपया गिरता था, बिजली की कीमत बढ़ जाती थी। तो ये एक बड़ी हमारी बदकिस्मती है कि हमने बजाय उस फ्यूल से बिजली बनाते जो पाकिस्तान में मिल सकता है, हमने इंपोर्ट करके फ्यूल से जो बिजली बनाई, उससे पाकिस्तान को एक बड़ी भारी कीमत अदा करनी पड़ी। हमारे लोगों को बिजली महंगी मिली, उससे बड़ी चीज़ ये कि हमारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो मुकाबला नहीं कर सके, हर शोबे के अंदर फ़र्क पड़ा। तो ये जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर थी जिसके ऊपर पाकिस्तान शुरू में तरबेला डैम, मंगला डैम, वारसक डैम, जो सस्ती बिजली हमारे मुल्क में थी, वो बदकिस्मती से ये 90 की दिहाई के बाद जब इम्पोर्टेड फ्यूल आना शुरू हुआ तो हमारी बिजली भी महंगी हुई, इसका बहुत असर पड़े हमारी इकॉनमी के ऊपर। तो ये भी मुझे खुशी है कि ये अब अपने पाकिस्तान की यानी अपने पानी के ऊपर बिजली बनेगी, तो ये फिर तीसरी इसकी बहुत बड़ा फ़ायदा है। और चौथा कि जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है ये क्लीन एनर्जी है। तो जो हम क्लीन और ग्रीन पाकिस्तान की बात करते हैं, जो हमारी ख्वाब है कि पाकिस्तान को हम हरा भी करें और हमारी आबो हवा भी साफ़ हो, हम माहौलियात भी हमारी बेहतर हो, तो ये एक ऐसी एनर्जी है जो दुनिया में अब सब चाहते हैं कि ग्रीन एनर्जी जिसे कहते हैं, जो कि माहौलियात के ऊपर बुरा असर ना करे और जो ग्लोबल वार्मिंग है उसको भी नुकसान ना पहुँचाए। तो ये जो वो बिजली जो पानी से बनती है वो उस तरह भी हमारे मुल्क में, और जो हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसी है क्लीन एनर्जी, तो उसके ऊपर भी ये पूरी तरह उतरती है। तो इसलिए आज ये बड़ी हम सब के लिए खुशी की चीज़ है कि एक वो इन्वेस्टमेंट आई है जो हर तरह पाकिस्तान के फ़ायदे में है। और फिर से मैं ये रिपीट करूँगा कि CPEC के नीचे है जो कि इंशाअल्लाह पाकिस्तान का फ्यूचर है। बहुत बहुत शुक्रिया। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद पतन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर दस्तखत की तकरीब से खिताब कर रहे थे। उनका कहना था कि चाइना की तरक्की से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। ये प्रोजेक्ट मुल्क को बहुत ऊपर लेकर जाएगा, कर्ज़ लेकर नहीं बल्कि सरमायाकारी करके हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं। और CPEC पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर साबित होगा, पाकिस्तान में नौकरियों के ज़राए पैदा होंगे। और साथ ही साथ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का ये कहना था कि मैं उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, स्पेशली चाइना का शुक्रिया अदा करता हूँ जिसने इस दोस्ती की मिसाल दी है। पावर प्रोजेक्ट मुल्क को बहुत ऊपर लेके जाएगा, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का ऐसा कहना था जो कि तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने बात वाज़े की कि कर्ज़ लेकर नहीं बल्कि सरमायाकारी करके हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट मुल्क में बना रहे हैं। पाकिस्तान के मसाइल हल करने में ये पावर प्रोजेक्ट्स इंतहाई अहम साबित होंगे। और अब बात करते हैं कराची में होने वाली बारिश की। बार बार तवज्जो के बावजूद सिंध सरकार ने कराची को बारिशों में डूबने से बचाने के लिए कोई इंतजाम न किया। ज़रा सी बारिश होते ही
मुश्किलात बरस पड़ी। कराची की बेशतर सड़कें तालाब बन गईं, घरों की छत गिरने से 3 अफराद जाँ बहक हो गए, जबकि के इलेक्ट्रिक के पोल भी जरा सी बारिश बर्दाश्त नहीं कर सके। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बार बार कहा, खबरदार करते रहे कि बारिश होने वाली है, खुदारा कुछ कर लें, मगर अब करते भी तो क्या, देखिए तमाशा। P&T कॉलोनी में मोटरसाइकिल वाले पानी में धसी अपनी सवारियों को घसीट रहे हैं। KDA का हाल देखिए, माजी की तरह इस बार भी ये चौरंगी डूब गई, क्योंकि सिंध सरकार और कराची इंतजामिया इस बार भी नॉर्थ नाजिमाबाद के नालों से कचरा साफ ना कर सके। अब देखिए तवील शाहरा, शारे फैसल का हाल, नर्सरी के मकाम पर गाड़ियां पानी में डूबी नजर आ रही हैं। गुलशन इकबाल का भी यही हाल देखा गया, और ये है FC एरिया। जरा सी बारिश ने इस सड़क को तालाब बना दिया। यही नहीं कि इलेक्ट्रिक के पोल भी बारिश को बर्दाश्त न कर सके। शाहराए फैसल पर FTC बिल्डिंग पर लगे साइन बोर्ड का कवर गिर गया। उधर इब्राहिम हैदरी और लियाकताबाद में घरों की छत गिरने से 3 अफराद जाँ बहक हो गए। कराची का ये हाल, यानी कम बारिश हुई और ज्यादा पानी आ गया। बिलावल का फॉर्मूला उनकी अपनी ही सिंध सरकार की नाअहली से गलत साबित हुआ। बारिश आता है तो पानी आता है, जब ज्यादा बारिश आता है तो ज्यादा पानी आता है। पैगाम यही है कि कराची वालों तैयार रहो, बादल आज रात फिर बरसेंगे, कल और परसों भी तेज बारिश होगी। महकमे मौसमियात ने पेशगोई कर दी है। डायरेक्टर जनरल सरदार सरफराज कहते हैं कराची के जनूब में बदीन और ठट्टा में बारिश का सिस्टम मौजूद है, नशेबी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग के खदशात मौजूद हैं। क्या कह रहे हैं नदीम भाई? ये सिस्टम कराची के जनूब और जनूब मशरक में मौजूद है, यानी आपके बदीन और ठट्टा के नीचे जनूब में मौजूद है इस वक्त, जो कि पिछले 3-4 दिन से इंडियन गुजरात और अरेबियन सी वगैरह पे प्रिवेल कर रहा था। तो इसको यहाँ से पास होने में 2 दिन लगेंगे मजीद। तो कल का दिन भी है और परसों दोपहर या शाम में जाके ये क्लियर होगा, तो तब तक रहेगी ये बारिश ऑन एंड ऑफ। जी, लोअर सिंध में तो रहेगी, सब जगहों में बारिश होगी। ये आपके मीरपुर खास, हैदराबाद, बदीन, ठट्ठा, थरपारकर और उमरकोट, नवाब शाह तक भी ये सिलसिला फैल सकता है। जी, मैंने अर्ज किया ना कि अर्बन फ्लडिंग का खदशा रहेगा, इसलिए कि एक स्पेल में 26, कहीं 26 और कहीं 22 और इस तरह से कहीं 10 मिलीमीटर। तो इस तरह के 3 या 4 स्पेल आप एटलीस्ट अगले 2 दिनों में और एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 4 स्पेल। और कराची में होने वाली बारिश से मुताल्लिक की बात करेंगे, मुख्तलिफ इलाकों में क्या सूरत हाल है। हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद होंगे, सलमान अहमद और साद साबरी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बिल्कुल साद, सबसे पहले आपकी जानिब आऊंगी, बताइएगा आप इस वक्त कराची के किस एरिया में मौजूद है, क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं? बारिश तो अब थम गई है, क्या पानी खड़ा हुआ है सड़कों पर, लोगों को मुश्किलात हैं? जी बिल्कुल, बारिश थम गई है, गर्मी का जोर टूटा, शहर के मुख्तलिफ इलाकों बारिश का सिलसिला शुरू हुआ, लोगों ने सुख का सांस लिया था कि एक और मसला दरपेश आ गया। इस वक्त मैं जहाँ खड़ा हूँ ये वो सड़क है जो गवर्नर हाउस की सड़क कहलाती है, और यहाँ पर आपको मेरे कैमरामैन सनाउल्लाह हाल दिखाएंगे कि इस सड़क पर इस वक्त ये जो सड़क है तालाब का मंजर पेश कर रही है। मुताद्दिद गाड़ियाँ यहाँ पर बंद हो चुकी हैं जिनके अंदर पानी भर गया है, और जो गाड़ियाँ इस सड़क पर मौजूद हैं वो टायर्स तक जो है वो डूबी हुई हैं। ट्रैफिक जैम हो चुका है, निकासी आपका ट्रैफिक की रवानी को बहाल करने का कोई तरीक़ेकार हमें देखने में नहीं आ रहा। हमने कई एम्बुलेंसेज यहाँ पर ऐसे देखी जिनमें मरीज जा रहे थे। एक एम्बुलेंस हमने देखी जिसमें जो है वो मैयत लेके जा रही थी, पर वो भी पानी भर जाने से जो है वो ख़राब हो गई। और उसके बाद हमने ये देखा कि यहाँ पर बदतरीन सूरत हाल है। अभी थोड़ी बारिश हुई है, उसके बाद ही जो शहर की मसरूफ़ तरीन ये अहम तरीन सड़क कहलाती है गवर्नर हाउस इस सड़क पर मौजूद है, कायम है, जबकि और दीगर हसास इदारों के दफातर यहाँ पर हैं। और इस सड़क का ये हाल है कि हर तरफ पानी ही पानी नज़र आता है और लोग शदीद अजियत में इस वक्त मुब्तला है। बिल्कुल, ज़िला इंतज़ामिया हो या शहरी इंतज़ामिया हो, खासी बेबस दिखाई दे रही है। सिर्फ 15 मिनट की महज ये बारिश हुई है। सलमान, आप बताइएगा आप कहाँ पर मौजूद हैं, क्या मनाज़िर हैं आपके सामने? रमीज़, मैं एयरपोर्ट के बिल्कुल सामने मॉडल कॉलोनी का इलाका है, यहाँ पर मौजूद हूँ। और यहाँ पर जब बारिश हुई थी तो
जमकर बारिश हुई थी और तकरीबन 12 से 15 मिनट की ये बारिश हुई, जिसमें शहरियों ने जो है वो इंतहाई जो है वो जोशो खरोश का मुजाहरा किया, फुल इंजॉय किया। लेकिन उसके बाद हम देख रहे हैं कि कैमरामैन एरिक परेरा भी आपको दिखाएंगे कि मॉडल कॉलोनी की मतलब कहा जाता है कि एयरपोर्ट के बिल्कुल सामने बहुत साफ़ सुथरा इलाका कहलाता है, लेकिन यहाँ पर भी पानी जमा है और गाड़ियों को और मोटरसाइकिल सवारों को जो है वो यहाँ से गुजरने में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। शहरियों ने कई इलाके ऐसे भी हैं जहाँ पर शहरियों को अभी तक इंतज़ार करना पड़ रहा है। अगर मैं आपको बताऊँ कि सफूरा स्कीम 33 के मुख्तलिफ इलाके हैं जहाँ पर अब तक जो है वो बरसात नहीं हुई है, जिसका शहरियों को जो है वहाँ की जो मकीन है उनको शिद्दत से इंतज़ार है और काफ़ी दिनों से इंतज़ार कर रहे थे। गर्मी की शिद्दत भी काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन जो खुशगवार मौसम हुआ है और जो काली घटाएं छाई हुई हैं अबर आलूद मौसम है, यकीनन उनके मूड को खुशगवार कर गया है। और शहरियों का यही कहना है कि जो लॉकडाउन की सूरत हाल, फिर कोरोना वायरस की जो वबा है उसकी वजह से वैसे ही परेशान थे, लेकिन ये अब्र रहमत की वजह से और खुशगवार मौसम की वजह से यकीनन उनमें जान आई है और जो गर्मी का जोर है वो भी टूटा है। और शहरियों की यही उम्मीद है कि आइंदा, जो महकमा मौसमियात का भी कहना है कि आइंदा 2 रोज़ बिल्कुल सलमान, देखना यह है कि अगला जो स्पेल है जिसमें 2 रोज़ तक मजीद बारिश होनी है, तो उस वक्त शहर की क्या सूरत हाल होगी। सलमान अहमद और साथ साबरी, आप दोनों का शुक्रिया। अब बात करते हैं समा के नुमाइंदे अली हफीज से, जो कि इस वक्त मौजूद है नॉर्थ नाजिमाबाद KDA चौरंगी पर। अली, क्या सूरत हाल है यहाँ पर? मौजूद है कराची का इलाका डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल है नॉर्थ नाजिमाबाद में, जो रास्ता 5 स्टार चौरंगी से जो है KDA चौरंगी जाता है। आपको दिखाएंगे कैमरामैन, कई फुट जो है पानी जमा हो चुका है। यहाँ पर ट्रांसपोर्ट को जो है परेशानी हो रही है, ट्रैफिक जो है वो जाम है, मोटरसाइकिलें जो है वो बंद हो रही हैं, गाड़ियां जो है खराब हो रही हैं। आपको दिखाएंगे, आप ये देखें ट्रैफिक जाम हो चुका है। शहरी जो निकले थे थोड़ी देर की जो बारिश हुई उसके बाद कराची वालों को काफी मुश्किलात का सामना है, काफी परेशान है। आप देख सकते हैं, यहाँ पर आए कैमरामैन की कोशिश करूंगा, आप दिखाएं ये मोटरसाइकिल, इनकी मोटरसाइकिल खराब हुई है। कितना पानी जमा ये बताएं आप देख लो, खुद ही देख लो, 4 फुट पानी जमा। कहाँ मोटरसाइकिल खराब हुई आपकी? वो कोने पे चौरंगी। कोई इंतजामिया का बंद नजर आ रहा है? कोई पानी की निकासी के लिए कोई काम नजर आ रहा है कहीं? नहीं, कुछ भी नहीं नजर आ रहा, पूरा बेड़ा गर्क किया हुआ है रोडों का। क्या हालत। अच्छा, एक और ये मौजूद है, इन भाई इनकी मोटरसाइकिल खराब हो चुकी है। आप बताएं, थोड़ी देर की बारिश हुई थी, क्या मंजर है, क्या इतराफ के इलाके में क्या पानी खड़ा है? की सफाई करवा देते ना तो इतनी परेशानी नहीं होती हमें। ये अभी गोली मार से आ रहा हूँ मैं, अभी यहाँ पे पुल के नीचे मेरी गाड़ी बंद हो गई है, बिल्कुल कोई इंतजामिया साथ नहीं देती किसी का भी। आप घुटनों जो है पानी जमा है, पानी मौजूद है, पानी की निकासी नहीं हुई, क्योंकि जब सीवरेज निजाम बैठ चुका होगा, जब नालों में हजारों टन कचरा होगा, पानी की निकासी नहीं होगी, तो कराची वाले जो है उनके लिए बराने रहमत जहमत ही बनेगी। अपनी बताओ के तहत कोई घर जाने की कोशिश कर रहा है, कोई दफ्तर जा पहुंचने की कोशिश कर रहा है, तमाम लोग परेशान है। नॉर्थ नाजिमाबाद का इलाका है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का, जो घुटनों जो है पानी जमा हो चुका है। KDA चौरंगी पूरे इतराफ की सड़कें हैं, इस वक्त जो है हजारों गाड़ियां जो है सड़क में मौजूद है, हजारों शहरी महसूस हो चुके हैं गाड़ियों में, गाड़ियां खराब हो रही है, मोटरसाइकिल खराब हो रही है, लेकिन शहरी इंतजामिया, बल्दियाती नुमाइंदगान या सिंध हुकूमत के जो लोग भी हैं, तमाम लोग गायब हैं। जी, अपडेट से शुक्रिया अली हफीज। कराची में तेज बारिश के बाद चाय खानों पर रश बढ़ गया, लोगों की बड़ी तादाद बारिश के मजे को दुबाला करने के लिए चाय खानों का रुख कर रही है। इसी बारे में मजीद बात करेंगे, अहमर रहमान खान ने हमें ज्वाइन किया। अहमर, आज तो लोगों ने किसी चीज का ख्याल नहीं रखा, चाय खानों पर पहुंच गए, क्या तफसीलात हैं? जी, जैसे ही कराची में तेज़ बारिश का सिलसिला शुरू हुआ है तो उसके बाद से चाय खानों पे रश जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और शहर के मुख्तलिफ जो चाय खाने हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा रश दिखाई दे रहा है। लोगों से हमारी बातचीत भी हुई है, वो ये बोलते हैं कि जी एक तो वैसे ही गर्मी का जोर टूटा है, हवा चलने लगी है, ठंडी हवा होने लग रही है और फिर साथ ही साथ ऐसे मौसम में चाय पीने का अपना ही एक मज़ा है। और मैंने भी एक चाय खाने का रुख किया और इस वक्त चाय एंजॉय कर रहा हूँ और चाय ऐसे मौसम में बहुत ज़्यादा मज़ा देती है, क्योंकि थोड़े सा अब बारिश तेज़ हुई है, हवा चलनी शुरू हुई है, ठंडी हवा चल रही है। ऐसे उसमें गरम चाय अगर आपको मिल जाए तो ये मज़ा आपका दुबाला हो जाता है। इस मज़े को दुबाला करने के लिए जो है वो कराची के बेशतर शहरी जो है वो इस वक्त चाय खानों पर मौजूद हैं और चाय पी रहे हैं और बारिश को एंजॉय कर रहे हैं। और अभी आपको बताएं कि जाली अकाउंट्स केस के पाकलैंड रेफरेंस का 1 साल मुकम्मल हो गया। आसिफ अली जरदारी समेत दीगर मुल्जिमान पर फर्द जुर्म ताहाल आयद न हो सकी। फारूक इशनाई कानूनी तुर्क का पत्ता निकालकर कार्रवाई फिर मौखर कराने में कामयाब हो गए। इस्लामाबाद से सुहेल रशीद रिपोर्ट करेंगे।
नेशनल बैंक को 4.25 अरब रुपए नुकसान पहुंचाने से मुतालिक 19 जुलाई 2019 से दायर पार्किंग रेफरेंस में फिर ड्रामाई मोड़, फर्द जुर्म आयद होने का मामला एक मरतबा फिर मुअक्कर। कार्रवाई शुरू करने के लिए इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत के कराची में किए गए डिजिटल इंतजाम भी काम न आए। जज वीडियो लिंक पर कराची में मुल्जिमान को चार्जशीट पढ़कर सुनाने ही वाले थे कि जियाले कायद के वकील ने कहा ये फर्द जुर्म आयद हो ही नहीं सकती। मामला कर्ज वापस लेने का था तो नोटिस गवर्नर स्टेट बैंक ने भेजना था। जरदारी को कोई नोटिस नहीं भेजा गया। नैब का तो ये केस बनता ही नहीं, फर्द जुर्म रोकने की तहरीरी दरख्वास्त भी दे दी। नैब की जानिब से फारूक नाइक की पुरजोर मुखालिफत। प्रोसिक्यूटर सरदार मुजफ्फर अब्बासी ने कहा फारूक नाइक की दरखास्त पर आज ही आधे घंटे में जवाब दे देते हैं, आज ही फर्द जुर्म आयद की जाए। वकील सफाई से तल कलामी भी हो गई, जिसमें फारूक नाइक ने तंज किया कि आप होंगे बड़े वकील, मैं आधे घंटे में बहस नहीं कर सकता। इतनी जल्दी क्या है इस केस को चलाने की, और भी बड़े केस है उनको भी चलाओ। अदालत ने केस 1-2 दिन तक मुलतवी करने का कहा तो फारूक नाइक इस पर भी न माने। कसम उठाकर कह दिया 2 दिन सुप्रीम कोर्ट में होऊंगा। इस पर अदालत ने समाअत 14 जुलाई तक मुलतवी करते हुए नैब से जवाब तलब कर लिया। दौरान समाअत बिस्तरे अदालत से वीडियो लिंक हाजिरी देने वाले आसिफ जरदारी अपने वकील फारूक नाइक से केस में पेशरफ्त और मुमकिनात की तफसीलात भी लेते रहे। आसिफ अली जरदारी की वीडियो लिंक के जरिए एहतसाब अदालत में पेशी ने सोशल मीडिया पर चलती तमाम अफवाहों की तरदीद कर दी। जाले कायद न सिर्फ वीडियो लिंक के जरिए पेश हुए बल्कि अपने वकील से गुफ्तगू भी की। तमाम अफवाहें और कयास आराइयां दम तोड़ गयीं। जियाले कायद ने वीडियो लिंक पर एहतसाब अदालत में पेश होकर अपनी सेहत और जिंदगी के हवाले से सोशल मीडिया की प्यारी में तूफान उठाने वालों के मुंह बंद कर दिए। दौरान पेशी आसिफ अली जरदारी बिलावल हाउस कराची में अपने बेड पर दराज रहे। कभी जेरे लब मुस्कुराए तो कभी बुलंद आवाज से बोले। वकील फारूक नाइक ने अपने मौक्कल कायद से मुतालिक बहुत से लोगों की तसल्ली भी करा दी। इंसान को बीमारी जो आती है वो कभी अच्छा हो जाता है, कभी खराब हो जाता है, और अल्लाह का शुक्र है कि उनकी तबीयत कुछ ठीक है। काइद पर आए थे, आपने उनको देखा, वो लेटे हुए थे। दौरान समाअत आसिफ जरदारी ने अपने वकील से पूछा अब इसके बाद क्या लाएअमल होगा। फारूक नाइक ने जवाब दिया हमने फर्द जुर्म आयद करने से रोकने की दरखास्त दी है, अब पहले वो सुनी जाएगी फिर फर्द जुर्म का फैसला होगा। जरदारी बोले क्या फर्द जुर्म के बाद ट्रायल शुरू हो जाएगा। फारूक नाइक ने कहा जी हाँ, उसके बाद ट्रायल शुरू हो जाएगा। सुहेल रशीद, समा, इस्लामाबाद। और वज़ीर आज़म इमरान खान की हिदायत पर पंजाब में ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाइयाँ। 16,000 टन से ज़ायद चीनी, 716 टन आटा और खाने पीने की दीगर अशिया बरामद कर ली गई। इस्लामाबाद से अब्बास शबीर रिपोर्ट करेंगे। वज़ीर आज़म की हिदायत पर ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ बड़ा एक्शन। टाइगर फोर्स की खुफिया इतलात पर पंजाब भर में ताबड़तोड़ छापे। 16,000 टन से ज़ायद चीनी बरामद। 1 अरब 10 करोड़ रुपए की चीनी शुगर मिल्स और दीगर माफिया वालों ने स्टोर कर रखी थी। गैर कानूनी तौर पर जखीरा किया गया 716 टन आटा भी पकड़ा गया, जिसकी कीमत 2 करोड़ 80 लाख रुपए बनती है। पंजाब हुकूमत ने 2000 टन चावल और दीगर मसाला जात भी कब्जे में ले लिए। क्रैक डाउन में मजमूई तौर पर 2 अरब रुपए से जायद का सामान तहवील में लिया गया, जो मार्केट रेट पर फरोख्त किया जाएगा। माफिया के खिलाफ बड़ी कामयाबी पर वजीर आजम इमरान खान की पंजाब हुकूमत, चीफ सेक्रेटरी और इंतजामिया को शाबाश। कहा जखीरा अंदोजी पकड़ें, सब्सिडी दें, कुछ भी करें, गरीब आवाम को हर हाल में आटा पुरानी कीमत पर मिलना चाहिए। नाजायज मुनाफा कमाने वालों के खिलाफ क्रैक डाउन मजीद सख्त करने की हिदायत भी कर दी। पेशावर की रिवायती फूड स्ट्रीट नमक मंडी लॉकडाउन में नरमी के बाद तो खुल गई, लेकिन कोरोना SOPs के बायस यहाँ की रौनकें पूरी तरह बहाल न हो सकी। साद बिन अवैस की रिपोर्ट। कोरोना वायरस के वार, पेशावर की फूड स्ट्रीट भी मुतासिर। टिक्का कढ़ाई, बारबेक्यू और मटन कढ़ाई जैसे मजेदार खाबों के लिए मशहूर बाजार लॉकडाउन के बाद खुला तो इसकी रौनकें भी आहिस्ता आहिस्ता बहाल होने लगी। 2 माह से बंद कारोबार से ताजरों का लाखों का नुकसान। कोरोना के पहले वो जो है ना 200 किलो गोश्त बेचता था, अभी जो है ना SOPs के साथ जो हम होटल खोले हुए हैं तो अभी 70 किलो 60 किलो तक गोश्त हमारा काम अभी चल रहा है। 12 बंदे काम कर रहे हैं यार, बंदे के घर काम नहीं करे तो घर का चूल्हा नहीं चलता है। SOPs लागू होने की वजह से दूर दराज से आए शहरी यहाँ बैठकर खाने के लफ्ज़ से महरूम हैं, मजबूरन पार्सल ले जाते हैं। काफी देर के बाद ये जगह खुली है तो आज हमने कहा चले बस थोड़ा राउंड भी हो जाएगा, चक्कर भी हो जाएगा, तो घर वालों के लिए कुछ खाना पीना ले जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर तो पाबंदी है और गवर्नमेंट छोड़ भी नहीं रही है। हालात ये चल रहे हैं कि वो लोग पार्सल के लिए दे रहे हैं, गवर्नमेंट ने जो पाबंदी लगाई हुई है, लेकिन वो मजा नहीं है जो पहले मजा था। फूड स्ट्रीट में मुख्तलिफ रिवायती पकवान बगैर मसाला जात के सिर्फ लाट, टमाटर और नमक से तैयार किए जाते हैं। कैमरामैन ज़काउल्लाह के साथ साद बिन अवैस, समा, पेशावर। रवा साल शेड्यूल T20 वर्ल्ड कप का इनेकाद नहीं हो सकेगा। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया ने यह बड़ा दावा कर दिया है। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया के मुताबिक ICC ने कोरोना वायरस के सबब
T20 वर्ल्ड कप करने का फैसला कर लिया है। बाज़ाब्ता ऐलान जुम्मे को होने वाले इजलास में मुतवक्के है। मेगा इवेंट रवां साल 18 अक्टूबर से 15 नवंबर तक ऑस्ट्रेलिया में शेड्यूल है। इवेंट ना होने से खाली होने वाली विंडो में IPL का इनेकाद श्रीलंका या मुत्तहदा अरब इमारात में किया जाएगा। भारत में कोरोना की वजह से हालात बहुत खराब। वोस्टरशायर में कौमी टीम के ट्रेनिंग सेशन में खिलाड़ियों के दरमियान 2 रोज़ा प्रैक्टिस मैच खेला गया। इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के लिए अब तक क्या तैयारियां हुई हैं, खिलाड़ियों की कारकर्दगी को जांचने और टीम कॉम्बिनेशन बनाने के लिए ट्रेनिंग कैंप में 2 ग्रुप्स बनाकर प्रैक्टिस मैच खेला गया। बैटिंग कोच ने ओपनिंग और मिडल ऑर्डर में जोड़ियों को आजमाया। बॉलिंग कोच वकार यूनुस ने फास्ट बॉलर्स की कारकर्दगी देखी। तमाम कोचेस परफॉर्मेंस का जायजा लेकर इंग्लैंड के खिलाफ मजबूत हिकमत अमली बनाएंगे। किसी भी खबर के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sama.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।